जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस की श्रृंखला को स्टार्ट किए थे, उसी कड़ी का दोस्तों ये हम लोगों का अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज की क्लास का दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, यहाँ भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या ये यमुना है, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी है या गोदावरी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग सभी नदियों की जो लंबाई है। दोस्तों, यमुना की लंबाई कितनी है? तो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। ठीक है। गंगा की दोस्तों 2525 किलोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। जो ब्रह्मपुत्र है ये 2900 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और जो गोदावरी है, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। तो इनमें जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो भारत की पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा दोस्तों भारत की भी नदी है और ब्रह्मपुत्र भी भारत की नदी है, लेकिन अंतर क्या है? अगर ये 2900 किलोमीटर है तो ये आंसर क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का एक लंबा जो इसका लेंथ है वो चाइना में है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये चीन में तिब्बत से निकलती है, तो चीन और फिर भारत, और भारत के बाद फिर ये बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश। तो इन तीनों देशों का मिला करके इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा इसकी लंबाई चाइना में है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में इसकी जो लंबाई है लगभग 1000 से भी कम है, 1000 के आसपास है, 1000 से भी कम है। तो इसलिए जो सबसे अधिक जो लंबाई है वो गंगा की लंबाई है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा इसमें अगर कभी आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर, जो कर्क रेखा है दोस्तों ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो क्या ये 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से? दोस्तों देखिए, कर्क रेखा क्या है? तो ये जो गोल है, ग्लोब है हमारा, पृथ्वी गोल है, तो ये जो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा इसको बिल्कुल मिड से 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जो हमारी ग्लोब को, है ना। और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये एक वृत्त है जो हमारे ग्लोब के चारों तरफ है, जो बिल्कुल मिड में है, तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं जीरो डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री वाली दोस्तों, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, और जो दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको बोला जाता है मकर रेखा, और बीच वाले को बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर है? तो जो कर्क रेखा है दोस्तों ये इंडिया के लगभग मध्य से होकर के जाती है, यानी कि जो कर्क रेखा है ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि इंडिया के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो कभी आपसे पूछे वह कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग बीच से होकर के गुजरती है, तो वो कर्क रेखा होगा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ग्लोब पर जो इंडिया का मैप आप देखेंगे तो उसके लगभग मध्य से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये इंडिया में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, वो कौन कौन से राज्य है जो कर्क रेखा के रास्ते में पड़ते हैं, यानी कर्क रेखा वहां से होकर के गुजरती है दोस्तों। तो यहाँ पे है टोटल 8 राज्य, और इन 8 राज्यों का अगर हो सके तो सीक्वेंस भी याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। बाकी जो पहला है दोस्तों गुजरात, पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग चलेंगे तो पहला होगा गुजरात, गुजरात ध्यान रखेंगे। दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, दूसरा राजस्थान ध्यान रखेंगे। तीसरा मध्य प्रदेश ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़ ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड ध्यान रखेंगे। छठा पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगे। सातवां त्रिपुरा ध्यान रखेंगे, और आठवां मिजोरम ध्यान रखेंगे, मिजोरम। तो अगर आप मैप से इनको याद करेंगे
तो ये याद हो सकते हैं, अगर इनका सीक्वेंस याद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो दोस्तों तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बीच एक ट्रिक बड़ा फेमस है इसको लेकर के, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा, मित्र पर गमछा झार। तो ये ट्रिक है। मी से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो लेकिन ये जो ट्रिक होगा दोस्तों, ये सीक्वेंस नहीं देगा आपको, लेकिन हाँ याद जरूर हो जाएंगे कि वे 8 राज्य कौन से हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई, यानी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई दोस्तों किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है, यानी किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है, तो सबसे कम लंबाई दोस्तों कहाँ पे होगा, राजस्थान में। तो सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम लंबाई कहाँ पे होगा, राजस्थान। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची है, ये कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है, यानी कि कर्क रेखा रांची से होकर के गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा हुआ है। क्या माउंट एवरेस्ट है, क्या कंचनजंगा है, क्या नंदा देवी है, या गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गाडविन ऑस्टिन केटू। चलिए देखते हैं सबकी लंबाई। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी लंबाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं आपको 50 मीटर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो इसका प्रमाणिक ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो कंचनजंगा है इसकी लंबाई कितनी है, तो कंचनजंगा की लंबाई है 8586 किलोमीटर, 8586 किलोमीटर दोस्तों, 8586। तो 8586 ऐसे बोल करके याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। 8586 किलोमीटर किसका, कंचनजंगा का। अच्छा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में, हमारे सिक्किम राज्य है भारत में, तो वहां पे है। जो नंदा देवी चोटी है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो गाडविन ऑस्टिन है ये पीओके क्षेत्र में है, ध्यान रखना है। इस पर इंडिया का नियंत्रण नहीं है। ये पाकिस्तान ने जो इंडिया का जितना जमीन कब्जा कर रखा है, जो पीओके का क्षेत्र है दोस्तों, अगर आप मैप में आप देखें तो सबसे उत्तरी क्षेत्र अगर आपको दिख रहा हो मैप में, इंडिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र अगर आप मैप में देखें तो इधर का ये इतना एरिया दोस्तों, यहाँ पे ये एलओसी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। और ये इसके बीच का इधर का जो क्षेत्र है दोस्तों ये पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यानी कि है ये इंडिया का क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है ऐसा हम मानते हैं। तो इसी एरिया में ही ये गाडविन ऑस्टिन है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, केटू। केटू का मतलब काराकोरम, काराकोरम को ही शॉर्टकट में केटू कहते हैं, और उसी के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया है केटू। तो ये पीओके में है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 86, इसकी लंबाई है 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। जो सॉरी ऊंचाई 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 जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो गाडविन ऑस्टिन की वो है 8611 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो गाडविन ऑस्टिन है ये सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है दोस्तों। थार मरुस्थल ये भारत का सबसे गर्म मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है ये। तो ये किस राज्य में है, क्या ये गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान में दोस्तों। गुजरात में भी एक मरुस्थल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण अगर आपसे पूछे कि कच्छ का रण कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है कि गुजरात में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है,
दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी बिंदु को लेकर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने ही चाहिए। ये इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, अरब सागर है दोस्तों। तो इधर बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व, अच्छा ये जो इंडिया का दक्षिणी पार्ट है, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का आधा दक्षिणी पार्ट है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं? कोई भी स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो कोई भी स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे तो इधर भी दोस्तों कुछ इंडिया के पास द्वीप है ना, समुद्र के बीच में कुछ द्वीप निकले हुए हैं जिस पर इंडिया का नियंत्रण है। इनमें इनके इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये मैप में, अच्छा मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो दक्षिणी क्षेत्र में एकदम आप देखेंगे तो इसके सीध में जो ये दक्षिणतम बिंदु है इसके भी नीचे यहाँ तक ये गया हुआ है, यानी इन द्वीपों का जो दक्षिणी बिंदु है ये इस मुख्य भूमि से भी दक्षिण में है। तो ये दोस्तों जो द्वीप है सबसे दक्षिणी, इन द्वीपों की श्रृंखला में जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है इसे? ग्रेट निकोबार। जो अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणी द्वीप है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ये एक द्वीप है। और यहाँ पर इंडिया में जो ये मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी राज्य है यहाँ पे है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। ये एक स्टेट है तमिलनाडु और यहाँ पर एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार ज्यादा दक्षिण में है। तो इसकी तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, जो सबसे दक्षिणी गांव होगा या जो क्षेत्र का नाम है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम है, इंदिरा पॉइंट। तो आप मुझे बताएं कि कन्याकुमारी ज्यादा दक्षिण में है या इंदिरा पॉइंट ज्यादा दक्षिण में है? इंदिरा पॉइंट ज्यादा दक्षिण में है। इसलिए अगर कभी आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। इन दोनों में ही अंतर है। अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत मतलब संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार में है। और कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का नहीं। जब इसके बारे में पूछना होगा तो वो मुख्य भूमि लिखा हुआ होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा हुआ है और उसमें देखिए ऑप्शन दोनों ही दिया हुआ है, कन्याकुमारी भी है, इंदिरा पॉइंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और जो कन्याकुमारी है यहाँ से किस अंश की रेखा गुजरती है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ध्यान रखेंगे, भले ये दक्षिण में है लेकिन 0 डिग्री इसके दक्षिण में है। यहाँ से जितने भी लाइन इंडिया से गुजरेंगे सारे ही उत्तरी अक्षांश होंगे। तो कन्याकुमारी से जो लाइन गुजरती है उसे 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और इंदिरा पॉइंट से जो लाइन गुजरती है इसे 6 अंश 4 मिनट बोलते हैं। ठीक है, 6 अंश 4 मिनट उत्तरी, दोनों ही उत्तरी है। तो जो कन्याकुमारी से गुजरती है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी और जो इंदिरा पॉइंट से गुजरती है वो 6 अंश 4 मिनट उत्तरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस नदी द्वारा बनाया जाता है? क्या गंगा नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा या दोनों के द्वारा, या हुगली नदी के द्वारा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जो सुंदरबन का डेल्टा है, ये जो सुंदरबन का डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा होता क्या है? डेल्टा क्षेत्र वो होता है दोस्तों जैसे कोई नदियां हैं, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं और अगर ये नदी अपने साथ सिल्ट, मिट्टी, बालू ऐसे बहा करके लेकर के जाती है तो जब वो नदियां समुद्र में मिलती हैं तो जहां पर ये मिलती हैं ये नदी धीरे धीरे अपनी घाटी को गहरी करती जाती है और अपने द्वारा ले जाए गए जो इसके साथ अवसाद होते हैं, जो इसके साथ मिट्टी गए हुए होते हैं, ये समुद्र के किनारे पर ही यहीं पर अपने मुहाने पर जहाँ ये समुद्र में मिलती है वहीं पर ये कीचड़ को जमा करने लगती है और जमा करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत दूर तक ये कीचड़ पूरा जमा हो जाता है
और नदी इसी कीचड़ के ऊपर कई सारे वितरिकाओं में बट भी सकती है। ठीक है, तो ये हो गया जो नदी द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं, जो कीचड़ होते हैं, उनके मुहाने पर उनका अपनी गहराई भर जाती है वहां पे, इसलिए ये नदियां इसके ऊपर से प्रवाहित होने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही है डेल्टा का क्षेत्र, इसे कहते हैं डेल्टा। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पे है? तो ये भारत में तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसका बड़ा क्षेत्र बांग्लादेश में भी है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, जो भारत का पड़ोसी देश है, इनके तटों पर अगर आप देखेंगे, जो बंगाल की खाड़ी है उसके उत्तरी क्षेत्र में, तो वहां पर ये सुंदरबन का डेल्टा है। ये बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तो ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं इसको बनाती हैं। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना। तो जो जमुना और पद्मा, यानी कि पद्मा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, तो इन दोनों का जो संगम होता है उसको बोलते हैं मेघना। तो अगर कभी आपके एग्जाम में, है ना, अगर कभी आपके एग्जाम में गंगा और ब्रह्मपुत्र का ऑप्शन नहीं है, तो अगर मेघना का ऑप्शन है तो आप इसको भी टिक कर देंगे, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धारा होती है, संयुक्त धारा, जो दोनों मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में मिल जाती है, वही मेघना कहलाती है। तो मेघना ही ये सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिन स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पढ़ा है बहुत अच्छे से, वो मुझे बताएंगे कि विश्व की कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि वह कौन सी नदी है विश्व की जो पक्षी के पंजाकार डेल्टा के रूप में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। इसका आंसर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह कहते हैं दोस्तों, पहले एक बार मुझे सारी चीजों का परिचय देना होगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ज्योग्राफी रिवीजन एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो एक दो क्लास में रिवीजन चलेगा, सारी चीजें बेसिक बतानी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होते 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 फिर हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमने पश्चिमी तट लिया है, और इधर है अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर है। अब जहां समुद्र और ये स्थल है, तो स्थलों पे तो हमें अगर कहीं पर अपना कोई कोई हमारा सामान है, तो यहाँ तो ट्रेन से लेकर के आया जाएगा, लेकिन ये इधर समुद्र में, तो समुद्र में दोस्तों जो वो होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, तो वो लेकर के जाते हैं। तो जब बीच में इनका जो स्टेशन होता है, जहां से पानी वाले जहाज से सामान बाहर से लाए जाते हैं या उतारे जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं, या तो मतलब जो जहाजें आकर के जहां पे रुकती हैं, तो इनको सी पोर्ट बोलते हैं, या हिंदी में इन्हीं को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। तो जो पानी वाले जहाज आते हैं, जहाँ पे सामान को उस पर रखा जाता है, वहां से उतारा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, तो ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी जगहों को हम लोग बोलते हैं, जो स्टेशन, एक तरीके से स्टेशन होता है ये ना, तो ऐसी जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। और दोस्तों जो ये बंदरगाह है इंडिया में, वो ध्यान रखना है कि बंदरगाह 200 से भी ज्यादा है, लेकिन जो मुख्य हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वह 13 बड़े बंदरगाह इंडिया में है। इन्हीं 13 बड़े बड़े बंदरगाहों को हमें याद करना है। तो इसमें पूछा हुआ है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर इसमें से क्या होगा? मुंबई। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई से भी बड़ा बंदरगाह है, जिसको हम लोग कहते हैं नावा शेवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? नावा शेवा बंदरगाह। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कहाँ पे है? ये मुंबई के ही बगल में है। जो मुंबई बंदरगाह है, उसके लोड को कम करने के लिए नावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है ना। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनकी संख्या भी ध्यान रखना है आपको। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, एक मुंबई बंदरगाह के नाम से और दूसरा नावा शेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई बंदरगाह। और अगर मुंबई आंसर कब होगा? अगर कभी आपसे पूछे भारत का, ये सब नोट करते हुए चलेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, अगर प्राकृतिक पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, अगर प्राकृतिक शब्द दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तब आपको बताना है मुंबई। क्लियर है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। और अगर दोस्तों आपसे पूछे भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह, मतलब मानव निर्मित बंदरगाह, सबसे पहले कृत्रिम बंदरगाह,
अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन था, जिसको इंसानों ने डेवलप किया, बनाया, तो वो कौन सा होगा? चेन्नई। और ये पहला कृत्रिम बंदरगाह भी था और ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ा कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह आपसे पूछे, तो वो भी आपको किसको बताना है? वो भी आपको बताना है चेन्नई बंदरगाह को। क्लियर है? चलिए, अगला दिया हुआ है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता तब होगा दोस्तों जब आपसे पूछेगा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बताना है कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है। और कांडला बंदरगाह दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, या सबसे इसके बारे में एक ही ज्वारी है, ज्वारी तो कोलकाता का भी है ना, लेकिन वो पुराने में आता है सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह के रूप में। ज्वारी का मतलब जहां पे समुद्र का जो पानी है वो काफी अंदर तक जाए और बाहर, तो उस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है, ज्वार भाटा जहां पे आता है ना, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है जो कांडला है। तो सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह अगर आपसे पूछे बंदरगाह, तो ये भी आपको बताना है कांडला को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों क्या चेरापूंजी है, मासिनराम है, शिलोंग है, या दार्जिलिंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मासिनराम है। और मासिनराम दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। कहाँ पे है ये? मेघालय में। और अगर आपसे पूछे कि ये किस पर्वत पर है, तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा आपने, तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन पर्वतें हैं, तीन पर्वतों का ग्रुप है, गारो, खासी, जयंतिया, और इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार बोलते हैं या मेघालय पठार बोलते हैं। तो इनमें दोस्तों जो बीच वाला है यानी कि खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, इस खासी पहाड़ी पर ही यह मासिनराम स्थित है, जिस पर 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। मासिनराम में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष में, ये वार्षिक है, 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है वार्षिक रूप में जो मासिनराम है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, खासी पहाड़ी पर है दोस्तों। ठीक है। पहले ये इसका आंसर चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा बारिश मासिनराम। और सबसे कम बारिश कहाँ पे होता है? तो सबसे कम बारिश दोस्तों होता है लेह में। ठीक है। जो हमारे लद्दाख की राजधानी लेह है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल में है, ये काफी खूबसूरत है, जो घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए एक बढ़िया प्लेस है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो क्या चिल्का झील है, बुलर झील है, सांभर झील है, या डल झील है? तो दोस्तों जो चिल्का झील है ये तो है उड़ीसा में, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। जो वुलर झील है ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और जो सांभर झील है ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में। और जो डल झील है ये कहाँ पे है? तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी झील है वो दोस्तों क्या है? चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिल्का झील, झीलों के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये कैसा झील है? ये एक प्रकार का लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। और इसका जल कैसा है? तो इसका जल दोस्तों खारा है। क्लियर है? जो बुलर झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठा पानी है इसमें। मीठा पानी का मतलब मीठा नहीं होता है, बल्कि खारा नहीं होता, नॉर्मल पानी होता है। तो अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील, अगर आपसे दोस्तों पूछे सर्वाधिक खारा, सर्वाधिक खारा, सर्वाधिक खारा वाला झील कौन सा है? तो सर्वाधिक खारे जल वाला झील, सर्वाधिक खारे जल वाला, यहाँ पे लिख देते हैं, सर्वाधिक खारे जल वाला झील। अच्छा, चिल्का झील में और सांभर झील में अंतर क्या है? तो देखिए, चिल्का झील का जो जल है वो भी खारा है, और सांभर झील का जो जल है वो भी खारा है, लेकिन चिल्का झील बहुत बड़ा है और सांभर झील उसकी तुलना में छोटा है, लेकिन उसका जल बहुत ही ज्यादा खारा है। मतलब चिल्का झील का जो जल है उसकी तुलना में जो सांभर झील है इसका जल अधिक खारा है, और इसलिए इसका जल ज्यादा खारा है और उसका एरिया बहुत बड़ा है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। और डल झील दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लंबा बांध। तो बताना है आपको, क्या टिहरी बांध है, क्या भाखड़ा बांध है, या हीराकुंड बांध है, या सरदार सरोवर बांध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है।
ये कहाँ पे है, महानदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सबसे लंबी है, और न केवल इंडिया की सबसे लंबी, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे लंबी बांध भी हीराकुंड बांध ही है। तो इसकी लंबाई तो आपको याद रखना चाहिए, तो 4.8 किलोमीटर, ठीक है, 4.8 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 4800 मीटर, ठीक है, 4800 मीटर, तो ये भी हम कह सकते हैं, या 4.8 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ऑप्शन में लगभग 5 किलोमीटर देता है। तो राज्य कौन सा है, उड़ीसा। नदी कौन सी है, महानदी, और लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध को लेकर के, क्लियर है। जो ये टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध, ये टिहरी बांध दोस्तों है उत्तराखंड में। कहां पे है, उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर है, भिलांगना नदी के संगम पर है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो अच्छा, टिहरी बांध के बारे में आप कब आंसर करेंगे, जब आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टिहरी बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, देखिए वो भारत का सबसे ऊंचा बांध, और ये जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसमें गुरुत्वीय शब्द लग जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। और इसकी ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है दोस्तों, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ये पंजाब में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और इसकी ये किस नदी पर है, तो दोस्तों ये है सतलज नदी पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भाखड़ा बांध है ये सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध है, ये ध्यान रखना है कि गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। और ये नर्मदा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे है ये, तो ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य अधिक वन क्षेत्र वाला है, तो क्या छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। दोस्तों काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, यानी कि लगभग हर एरिया को कवर करके क्वेश्चन का मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, यानी लगभग हर एरिया का आपका रिवीजन चल रहा है। तो थोड़ा गंभीरता से, इत्मीनान से आप इसको पढ़ें, है ना, क्लास को हल्के में ना लें कि अरे ये तो ऐसे ही सर इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। एक दो क्लास, दो चार क्लास दोस्तों थोड़ा बेस बनाने में, जब तक अभी मैं पहले ही क्लास में काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट देख के ही डर जाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे करके लेवल को लेकर के आगे हम लोग चलेंगे। तो आप लोग भी इत्मीनान रखें, और मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है, फिर उसका रिवीजन हो नहीं पाता। अगर आप गंभीरता से हैं तो रेगुलर, है ना, मतलब नियम बनाना है आपको कि हाँ इतने ऐसे बैठ करके हमें इतने घंटे इस टाइम को ऐसे पढ़ना है, इन क्लास को रिवीजन करना है, इन क्लास को देखना है, और उसके बाद फिर नोट करते हुए चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसको रिवीजन भी करते हुए चलिए। यकीन मानिए अगर एक बार भी आपने ज्योग्राफी टूटे फूटे मन से भी पढ़ा होगा आपने ना, तो यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा आपकी ज्योग्राफी, है ना। और ज्योग्राफी में आपको फिर कोई नहीं पाएगा। और इसमें सारे ही चैप्टर, अगर ज्योग्राफी की एक चैप्टर आपकी छुट्टी भी होगी, खनिज वगैरह लोग नहीं पढ़ते हैं, कृषि वगैरह लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उनके भी इतने जबरदस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। एग्जाम में जो जो दोस्तों हम लोग केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना देते हैं, इस पर काफी रिसर्च करना होता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने होते हैं, और उसके साथ साथ जो मतलब क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं उनको भी यहाँ पे लेकर के सेलेक्ट करना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी टीम का बहुत सारा मेहनत भी होता है इसमें। मेरे साथी भी दो तीन है जो इस काम को लेकर के काफी अच्छे से गंभीरता से आपके लिए करते हैं। तो आप लोग भी इस क्लास को मतलब सीरियसली लेकर के और पढ़ाई करिए, और फिर उसके बाद रिजल्ट देखिए अपना, तो आप देखिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइए इसका कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला होगा। तो क्या छत्तीसगढ़ होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, या महाराष्ट्र होगा। तो भारत में कौन सा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अब दोस्तों देखिए, जैसे एक तो मध्य प्रदेश है, ये तो मैक्सिमम लोग याद किए हुए हैं, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि तीन बड़े स्टेट आपको बताने हैं। तो पहले नंबर पे दोस्तों है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे पहले छत्तीसगढ़ था। आपके पास अगर पुराना डाटा होगा तो उसमें तीसरे नंबर, पुरानी किताब होगी तो तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ देगा। लेकिन अभी भारत सरकार की नई जो वन रिपोर्ट आई हुई है उसमें तीसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, कम से कम तीन। और वहीं पर अगर पूछ ले कि भारत का वह राज्य
जो सर्वाधिक घना वन वाला प्रदेश है, ज्यादा नहीं, एरिया के हिसाब से तो सबसे ज्यादा कौन है? मध्य प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक घना, तो घने के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक घना वन प्रदेश है ये, मतलब सर्वाधिक घने वन है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर घना पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या जिम कॉर्बेट है ना, इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये किस राज्य में है? क्या ये उत्तराखंड में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये असम में है, राजस्थान में है? आपको बताना है कि जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे है दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर पूछे आपसे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, पहला, तो भारत का पहला नेशनल पार्क भी दोस्तों यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी, और उस टाइम इसे किस नाम से जानते थे? हैली नाम से जानते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में। और इसको मूल रूप से जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको हैली के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनना। अच्छा, एक चीज और भी है, ये नेशनल पार्क तो है ही पहला, लेकिन भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1973 में, और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो हमारे देश के बाघ हैं, जो टाइगर हैं, इनको सेव करने के लिए सरकार ने क्या किया था? एक मुहिम चलाई थी। तो जो ये टाइगर रिजर्व है, ये पहला टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछे तो जिम कॉर्बेट ही हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट ये हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये भी आंसर करेंगे दोस्तों। जो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास किया करिए। आप ढूंढेंगे, भले ही आपको नहीं पता है, आप कहीं ढूंढिए, सर्च करिए, किसी से पूछिए, किताब में ढूंढिए, लेकिन आंसर करने का प्रयास क्या करिए। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अब मुझे बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा दोस्तों कौन सी है? क्या ये 68 अंश 5 मिनट वाली है? अच्छा, ये सारे आधे आधे करके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 82.5 अंश, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी। अच्छा, ई लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या है? ईस्ट। ईस्ट, ई का ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी। तो दोस्तों जितने भी, देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो हम लोग पूर्वी गोलार्ध में, इंडिया किधर है? पूर्वी गोलार्ध में, इधर पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्वी गोलार्ध की ओर है। तो इंडिया से जो भी देशांतर रेखा गुजरेंगी, कोई सा भी लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरेगा, वो सारी की सारी पूर्वी ही होंगी, ईस्टर्न नहीं होंगी। किसी भी ऑप्शन में अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, पश्चिम लिखा हुआ है, उसको तो आपको तुरंत ही काटना है। इंडिया से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी वो कौन सी गुजरेंगी? सारी की सारी पूर्वी रेखा गुजरेंगी। तो इसमें ऑप्शन में सारा का सारा पूर्वी ही दिया हुआ है दोस्तों। जो इंडिया का, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इंडिया का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो गुजरात के गुहार मोता से को छू करके जाती है, इसका है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसको हम लोग कहते हैं किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ये 97 अंश 25 मिनट है, ठीक है। और इंडिया के जो 20 से लगभग जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं 82.5 अंश पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी। और यही हमारा मानक समय रेखा है, 82.5 अंश पूर्वी। क्लियर है? अब ये मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता कि ये क्या है, नहीं तो फिर काफी लंबा क्लास हो जाएगा दोस्तों। ये केवल एक रिवीजन पर्पज से और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप खुद को जांच भी कर लें अपनी, तो उस पर्पज से इस क्लास को चलाया जाता है। बाकी जल्दी हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप ये बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? 82.5 अंश, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये दोस्तों 5 राज्य से होकर के गुजरती है, 5 राज्य से, ठीक है। वो 5 राज्य कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो जो पहला राज्य है ये आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश। जो दूसरा राज्य है दोस्तों ये ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और जो तीसरा राज्य है ये आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो चौथा राज्य है
ये उड़ीसा, और जो पांचवा राज्य है ये है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साउथ दक्षिण भारत का कोई राज्य है, तो यहाँ से नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि 4 ऑप्शन में 4 स्टेट दे देगा, 4 ऑप्शन में 4 स्टेट, और चारों से ही ये मानक समय रेखा गुजरेगा, लेकिन आपसे कह देगा आपको वह राज्य बताना है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो दोस्तों 2 राज्य ऐसे कॉमन हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा मध्य प्रदेश है। यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी वाली लाइन भी गुजरती है। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों लाइन यानी कि ऊपर से ऐसे सीधे सीधे जो 82.5 अंश हमारा मानक समय रेखा है और ऐसे कर्क रेखा है, तो दोनों कहीं एक दूसरे को काटती भी होंगी। तो ये कहां पर काटती हैं, किस स्टेट में काटती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? अब गुजरात का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तो इसका मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गुजरात को टिक करेंगे, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा, और इन चारों ऑप्शन में गुजरात, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गुजरात जानते हैं, ये बात सही है, लेकिन राज्यों के संबंध में ये बात सही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उसमें शामिल है तो इसका तट रेखा गुजरात की तुलना में ज्यादा है। क्लियर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट रेखा गुजरात की तुलना में ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों, तो क्या ये नदी द्वीप का मतलब क्या होता है? यानी वह द्वीप, द्वीप समझते हैं ना, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहेंगे। तो वही द्वीप किसी नदी के भीतर हो, जैसे ये मान लीजिए कोई नदी है, अब नदी के भीतर ये द्वीप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जो टेम्परेरी होते हैं वो नहीं कि जैसे नदी सूख गई गर्मियों में और बीच में जमीन दिख रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो द्वीप हो गया, तो वो द्वीप नहीं जो परमानेंट रहते हो। तो सबसे बड़ा, न केवल भारत का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी दोस्तों हमारे पास है, और वो कौन सा है? माजुली है। ठीक है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए उत्तरी अंडमान ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं वो सब किसी नदी में थोड़ी है, वो तो समुद्र में है। तो यहाँ पे नदी द्वीप पूछा हुआ है, तो उत्तरी अंडमान तो हो ही नहीं सकता। माजुली है, और उमानंदा, उमानंदा दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है ना, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ जो स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता है उसको आप लोग लिख लेंगे। जैसे अगर कभी आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये तो माजुली हो गया, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ये तो उमानंदा हो गया, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चलिए पहले विश्व का ही देखते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो आप क्या बताएंगे? ग्रीनलैंड। क्या बताना है आपको? ग्रीनलैंड, जो फिजिकली कहां पे है? फिजिकली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पार्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, लेकिन इस पर जो पॉलिटिकली कैप्चर जो किया है वो ग्रीनलैंड ने किया है, तो इस पर, अरे वो डेनमार्क ने किया है, तो इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है, जो एक यूरोप का देश है, डेनमार्क का। ठीक है, तो डेनमार्क का नियंत्रण है ग्रीनलैंड पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला होगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, अब यहाँ पे द्वीप नहीं पूछा है, द्वीप समूह पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह दोस्तों, यहाँ पे 13,000 द्वीपों का ग्रुप है, एक दो द्वीप नहीं, 13,000 द्वीपों का ग्रुप है। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, अरे सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेम इसी चीज को भारत को के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो तीसरा हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो यहां पर आपको माजुली नहीं बताना है, क्योंकि माजुली से भी बड़े बड़े द्वीप हमारे पास हैं, वो तो नदी के भीतर द्वीप पूछा था तब माजुली बताएंगे, और वैसे केवल द्वीप पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य अंडमान।
और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार, भारत के पास 2 ही द्वीप समूह है, या तो लक्षद्वीप समूह है या तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं और लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने हैं? लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? 572 द्वीप हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो क्या मुल्ताई पहाड़ी है, महाबलेश्वर है, नासिक है, अमरकंटक है? तो इसका सही आंसर आप लोग सोचें और बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों अमरकंटक। और मैं आपको बताऊं कि अमरकंटक से न केवल नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा का तो होता ही है, लेकिन केवल नर्मदा का नहीं होता, बल्कि किसका होता है? सोन नदी का उद्गम भी अगर आपसे पूछे कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये भी अमरकंटक से होता है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लूं थोड़ा। चले, तो नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है और सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक है कहां पे? तो अमरकंटक दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ठीक है, जो नासिक है, नासिक में एक चोटी है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का। या कभी कभी नासिक ही दे देता है कि नासिक से किस नदी का उद्गम होता है, तो नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और नासिक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो 4 स्थल हैं इंडिया के जहां पर महाकुंभ आयोजित होता है, उन्हीं में से एक नासिक है। तो नासिक है और नासिक से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर जो पर्वत है, पर्वत का नाम अगर पूछेगा तो त्र्यंबकेश्वर पर्वत, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और यदि महाबलेश्वर दे तो महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? कृष्णा का। और ये दोनों के दोनों, चाहे महाबलेश्वर हो चाहे नासिक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। जो मुल्ताई पहाड़ी है, मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी, या इसी को तापी नदी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे ताप्ती नदी या तापी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मुल्ताई पहाड़ी। और ये मुल्ताई पहाड़ी है तो ये सतपुड़ा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो क्या केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, या आंध्र प्रदेश में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कॉफी के अलावा क्या क्या होता है, देखते हैं दोस्तों। तो कर्नाटक में दोस्तों कॉफी के अलावा होता है चंदन का उत्पादन, यानी वह जो कर्नाटक जिनमें अग्रणी है। तो चंदन हो गया, आपको ध्यान रखना है, चंदन में अग्रणी है। इसके अलावा और अगर आपसे पूछे मक्का, कि मक्का के उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो मक्का के उत्पादन में भी अग्रणी कौन है? कर्नाटक है। चंदन हो गया, मक्का हो गया, कॉफी हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सुपारी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक है। ये सब चीजें आप ध्यान रख लेंगे। चलिए केरल में दोस्तों अगर आपसे पूछे नारियल के उत्पादन में अग्रणी कौन है, नारियल। अगर आपसे पूछे मसाला के उत्पादन में अग्रणी कौन है, केरल। तो ये जो मसाला है, नारियल है, इनमें केरल है। तमिलनाडु में एक चीज जो पूछता है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिनकोना। ठीक है ना, सिनकोना के छाल से ही दोस्तों जो कुनैन नाम की दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के बीमारी में काम आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनकोना एक वृक्ष है, इसके छाल से कुनैन नाम की दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के रोगी होते हैं उनके लिए होता है। तो सिनकोना हो गया दोस्तों, ये है। इसके अलावा तमिलनाडु में केला का उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश है मछली के रूप में। अगर आपसे पूछे समुद्री मछली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अंडा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये सारी चीजें
आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक में एक चीज और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी ये भी कई बार पूछा गया है, सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरज, सूजर और सूरज, सूरजमुखी, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो क्या श्रीनगर है, लेह है, शिमला है या द्रास है? आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग लेह बता रहे होंगे, लेह नहीं है, सही आंसर है द्रास। और ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेह सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? सबसे कम वर्षा होता है लेह में, सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला अपशिष्ट पर्वत के रूप में है? तो क्या अरावली है, सह्याद्री है, नीलगिरी है या पूर्वी घाट है? तो इसका सही आंसर, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? यानी कि उसका बचा खुचा अवशेष रूप में, यानी उसकी जो एक ऊंचाई थी, जो उसका एक समय था जितना वो विशाल था, अभी उसका केवल खंडहर सा बचा हुआ है। तो कौन सा पर्वत है ऐसा? क्या अरावली है, सह्याद्री है, नीलगिरी है या पूर्वी घाट है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अरावली, ठीक है। जिसका लंबा पार्ट कहाँ पे है? तो लंबा पार्ट इसका राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। सह्याद्री किस प्रकार का पर्वत है? तो सह्याद्री है दोस्तों भ्रंश कगार। अगर आपसे पूछे भ्रंश कगार प्रकार का पर्वत कौन सा है, तो ये बताएंगे आप सह्याद्री। और लगभग इसी श्रेणी का नीलगिरी भी है, ठीक है, सेम, इसको भी भ्रंश कगार ही बोलते हैं। हालांकि ये पर्वतीय घाट के रूप में है ना, इसका रूप जो है ये पर्वतीय घाट है, लेकिन ये भ्रंश कगार तो नहीं लगेगा, लेकिन भ्रंश, ये भी एक भ्रंशोत पर्वत है नीलगिरी। तो नीलगिरी को आप ध्यान रखेंगे कि एक तो ये पर्वतीय घाट है, पर्वतीय घाट के रूप में अगर आपसे पूछे, पर्वतीय घाट के रूप में, तब भी नीलगिरी। और दूसरा, दो पर्वतों का मिलन बिंदु, दो पर्वत कौन कौन से हैं? एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन बिंदु पूछे, मिलन बिंदु, तब भी कौन हो जाएगा? नीलगिरी, ठीक है। तो एक ये भ्रंशोत पर्वत के रूप में है, दूसरा पर्वतीय घाट के रूप में है, तीसरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी पूछेगा आपसे, तो नीलगिरी बताना है, ठीक है। और पूर्वी घाट अगर पूछे आपसे सबसे अस्त व्यस्त या सबसे अनिरंतर पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो वो पूर्वी घाट है, छिन्न भिन्न अवस्था में है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव वन सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्या गोदावरी डेल्टा है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ये आप चारों ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ स्टेट, है ना, कभी कभी मिलान करने के लिए आता है। पिचावरम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पिचावरम बार बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु, ठीक है। अगर आपसे भीतरकनिका पूछे तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और अगर आपसे सुंदरबन पूछे, अच्छा ये गोदावरी डेल्टा दिया हुआ है, गोदावरी डेल्टा दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, गोदावरी डेल्टा दिया हुआ है, तो ये है आंध्र प्रदेश के तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पे। और अगर सुंदरबन दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा होगा? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन होगा सुंदरबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो क्या तमिलनाडु में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है या केरल में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? असम में होता है, ठीक है। असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप पूछे पर्टिकुलर कोई एरिया पूछे कि किस एरिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से, तो होता है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में दोस्तों सर्वाधिक प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है और बढ़िया चाय का उत्पादन होता है, वो होता है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उच्च गुणवत्ता वाला चाय कहाँ उत्पादन होता है? दार्जिलिंग में, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। और वैसे ओवरऑल उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? असम में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत के किस राज्य में, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर नहीं, दक्षिण भारत के किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तब हो जाएगा तमिलनाडु, केरल नहीं, तमिलनाडु में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी पूछा हुआ है, इसके पहले हमने दक्षिणी देखा था, तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या सियाचिन ग्लेशियर है, क्या इंदिरा कॉल है, क्या काराकोरम दर्रा है या कांगड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे है, लद्दाख में, जो कहाँ पे है, लद्दाख में, ये आपको ध्यान रखना है। काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है, और कांगड़ा जो है ये तो हिमाचल प्रदेश में है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी लद्दाख में ही है। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे तब भी सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये भी कौन सा होगा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों हम लोगों ने 1984 में इसको प्राप्त करने के लिए, मतलब भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं, ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसको कैप्चर कर लिया था कुछ एरिया को, तो वापस से हमने इसको प्राप्त कर लिया 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहां से है, तो सियाचिन ग्लेशियर को फिर से स्वतंत्र कराने के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो 3 तरह के क्षेत्र होते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्षेत्र होता है प्रादेशिक क्षेत्र, फिर दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये पूछ रहा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में हमारा कितना है, भारत का समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, तो क्या 50 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मील है, या 200 नॉटिकल मील है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 200 नॉटिकल मील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको मैं बता भी दूं कि जो 12 नॉटिकल मील है इसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। और जो 24 नॉटिकल मील है इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न सीमा या संलग्न क्षेत्र, संलग्न सीमा। और जो ये 200 नॉटिकल मील है तो इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, बहुत खूबसूरत ये क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा तेल शोधन कारखाना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना, और दूसरा भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना, ये दोनों तो बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, तो क्या जामनगर में है, मथुरा में है, बरौनी में है, या हल्दिया में है। तो जामनगर दोस्तों कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, और यही इसका सही आंसर है, जामनगर गुजरात। ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। और अगर पूछे भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना, सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, अच्छा ये क्या होता है, जो पेट्रोलियम होते हैं ना दोस्तों, पेट्रोलियम डीजल ये सब जो जमीन के भीतर से निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको एज इट इज हम उसी रूप में यूज करते हैं, नहीं, उसको रिफाइन किया जाता है, उसका तेल शोधन किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और शुद्ध करने के दौरान बहुत सारे, मतलब उसमें से जो कचरा होते हैं वो निकाले जाते हैं, और बाद में उसमें मिला करके कुछ, उसके बाद तो फिर उसको यूजफुल बनाया जाता है। ठीक है, तो वही है कि जो ये सबसे बड़ा अभी भारत का तेल शोधन कारखाना है वो कहाँ पे है, तो ये जामनगर गुजरात में है। ठीक है, और जो सबसे पुराना है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, जो भारत का सबसे पुराना है तो वो कहाँ पे है, तो सबसे पुराना जो है दोस्तों ये है डिगबोई, डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ पे है, तो डिगबोई है असम में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी है। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, मथुरा। जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे, मथुरा बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, तो ये मथुरा आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, और इसका आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, आपको क्लास कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।